चलिए जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक अद्भुत किताब का, जो पप्पू सिंह प्रजापत सर और उनके सहयोगियों के द्वारा लिखी गई है। इसमें आरंभ से लेकर के आजादी, जैसा इसका टाइटल है, उस तरह का इतिहास इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक बात बता दूं, टाइटल भले आरंभ से लेकर आजादी हो सकता है, लेकिन इस किताब के अंतर्गत जो है वह सन 2000 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। अर्थात आजादी के बाद के भारत को भी इसमें दो भागों में बांट करके शामिल किया गया है। किताब भले देखने में मोटी हो सकती है, 950 पेज की है। भारत का इतिहास भी तो बड़ा समृद्ध है, ठीक उसी समृद्धता का परिचायक यह किताब भी है। तो चलिए, बिल्कुल निष्पक्ष और सत्यता के साथ प्रामाणिक रिव्यू करने का प्रयास करता हूं। इस रिव्यू के माध्यम से मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आने वाली दूसरी किताबों के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल इस किताब की सच्चाई के बारे में, कि यह किताब आपके लिए उपयोगी है तो क्यों उपयोगी है, अगर आपको लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और अगर आप नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उन सब बात के बारे में इस रिव्यू में बात करेंगे। तो किताब है भारतीय इतिहास आरंभ से आजादी तक, पप्पू सिंह प्रजापत सर और इनके सहयोगी जो हैं उनके द्वारा यह लिखा गया है, और संभवतः यह इस किताब का पहला रिव्यू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार अद्भुत 950 पेज की भारतीय इतिहास की किताब का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं एक अद्भुत किताब का, भारतीय इतिहास आरंभ से लेकर आजादी तक। यह एक ऐसी किताब है जिसमें भारतीय इतिहास की शुरुआत से लेकर 1947 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। लेकिन इस किताब में आजादी तक नहीं, आजादी के बाद यानी कि सन 2000 तक के इतिहास को भी शामिल किया गया है। 2 अध्याय है। आजादी के बाद भारत भाग 1, जिसमें देशी रियासतों का एकीकरण व स्वतंत्रता पश्चात की विभिन्न समस्याएं और संविधान निर्माण को हम पढ़ते हैं। और दूसरा आता है आजादी के बाद भारत भाग 2, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान, विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम इसमें पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी किताब है जो आरंभ से लेकर के सन 2000 तक के इतिहास को यहाँ पर देखते हैं। मूल रूप से पप्पू सिंह प्रजापत सर जो है, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में इतिहास के सबसे लोकप्रिय लेखक के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। और इतिहास विषय की जो समग्र इतिहास के संदर्भ में अगर कोई पुस्तक जिसका इंतजार था लंबे समय से, तो यह आ चुकी है, ठीक है। यह एक ऐसी किताब है, कल मैंने इसका बहुत अच्छे से कहीं लंबे समय तक इसको पढ़ा, मैंने लगभग 7-8 घंटे तक मैंने इसके रिव्यू के लिए आपके लिए मेहनत की। तो पता चला कि एक ऐसी किताब है जिसमें फैक्ट भी है, कंसेप्ट भी है, यानी कि तथ्यों और विश्लेषण का एक अद्भुत संगम है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए एक अनमोल उपहार है। एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हम किसी किताब से तुलना नहीं कर रहे हैं। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रिव्यू होने वाला है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस किताब के बारे में जानना चाह रहे हैं, यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस किताब के बारे में। कुल मिलाकर 950 पेज की यह किताब है। और इस किताब की जब शुरुआत करते हैं, पेपर क्वालिटी वगैरह देखें तो बहुत अच्छी है, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। सभी परीक्षाओं एनटीए जो है, नेट जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर, डीटीपीसी, केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। और लेखक गण है, विशेष सहयोग में यहाँ पर मेरा नाम यानी कि चंदू जैन सर भी जो है वह दे रखा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पप्पू सर का। चलिए, तो ये सारी जानकारी लगभग 950 पेज की किताब है। एक बार इसका फटाफट इंडेक्स देख लीजिए। कहते हैं किसी भी किताब की अनुक्रमणिका जो है वह उस किताब का आईना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास जो है, इस प्राचीन भारत के इतिहास को लगभग 31 अध्यायों में 325 पेज में समेटा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, भौगोलिक संरचना और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक में पाषाण काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक में ताम्रपाषाण, लोह काल, महापाषाण पढ़ते हैं, मृतभांड संस्कृतियां पढ़ते हैं। प्रथम नगरीकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत, धार्मिक आंदोलन। अब इसमें देखिए आजीवक है, जैन, बौद्ध, शैव, भागवत, वैष्णव, शाक्त, शौर और अन्य संप्रदाय है। द्वितीय नगरीकरण में बुद्ध काल, शूद्र काल और महाकाव्य काल हम पढ़ते हैं, ठीक है। षोडश महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद जो है प्राचीन 10 गणराज्य हैं। मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमण, ये आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, वो है। मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है, सुंग, कर्ण, सातवाहन, हिंद, यवन, शक, कुषाण है। संगम काल, गुप्तों के उदय से पूर्व भारत, विभिन्न लघु राजतंत्र और जनपद है। गुप्त साम्राज्य, वाकाटक, गुप्तोत्तर काल
ओलीकर, मैत्रक, उत्तर गुप्त, मोखरी, गोंड, ठीक है। इसके बाद हूण है, वर्धन है। हर्षोत्तर कालीन भारत है जिसमें कन्नौज का यशोवर्मन, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसकी जानकारी है। सीमावर्ती राज्य है कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, कामरूप, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत, राजपूत काल, उत्पत्ति विषयक मत, गुजर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, करचूली, परमार, ठीक है। इसके बाद गढ़वाल, चालुक्य, सोलंकी, भारतीय सामंतवाद। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सामान्य तौर पर 4 पेज का ये टॉपिक है ना, भारतीय सामंतवाद, ये हमें हर किताब में नहीं मिलता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल है। सुदूर दक्कन के राज्य काकतीय, यादव, होयसल, पांड्य है। दक्षिणी भारत, सांस्कृतिक आर्थिक परिदृश्य। प्राचीन भारत में शिक्षा, वृहत्तर भारत, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी, विदेशी यात्रियों के विवरण, मेगस्ने, फयान, हैंसांग, इसिंग, अलबुर्नी, मार्को पोलो। प्राचीन भारत में राज्य समाज, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य। अब देखो एक बात आप यहाँ पर देखिए कि प्राचीन भारत में जितने भी अध्याय आ जाते हैं उन सभी को यहाँ पर समावेश किया गया है। भले ही पर्टिकुलर उस अध्याय के लिए एक ही पेज आरक्षित किया गया हो, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको यह जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने मध्यकालीन भारत को 229 पेज में विभक्त करके 19 अध्यायों में बांटा है। स्त्रोत हो गया, मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत हो गया, प्रशासन हो गया, समाज संस्कृति, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सिख धर्म हो गया। एक नया टॉपिक मध्यकालीन प्रांतीय राज्य, हालांकि ये मिल जाता है, इन्होंने अच्छे से बताया है। बहमनी, विजयनगर, कश्मीर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजपूताना, बंगाल, उड़ीसा और खानदेश। मध्यकालीन प्रांतीय कला, यहाँ से सवाल आते हैं, जौनपुर का हो गया, इस तरह के। मुगल काल हो गया, अफगान साम्राज्य, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। संस्कृति हो गई, आर्थिक व्यवस्था, नीतियां। अब देखो एक ये टॉपिक आता है ना कि मध्यकालीन नीतियां, चाहे वो सीमांत हो, विदेशी हो, दक्कन और राजपूत नीति, ये हर किताब में हमें ये अध्याय नहीं मिलता है, ठीक है। मध्यकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इन्होंने अलग से स्थान दिया है। मराठा साम्राज्य है। मध्यकालीन विदेशी यात्री और उनका विवरण है, बहुत शानदार है ये टॉपिक भी। इसी प्रकार आधुनिक भारत को इन्होंने शामिल किया है लगभग 29 अध्यायों में, जो 336 पेज कवर करता है। उत्तरकालिक मुगल है, पेशवाओं के दिन मराठा साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन है, स्वतंत्र राज्यों का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना है, भारतीय राज्यों देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या थी, ठीक है, पड़ोसी राज्यों के प्रति क्या नीति थी, आर्थिक नीतियां, प्रभाव, पुनर्जागरण है, शिक्षा है, समाचार पत्र 1857 है, ब्रिटिश शासन का विरोध जिसमें जन आंदोलन और आदिवासी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन, साम्यवादी, पूंजीपति, क्रांतिकारी, भारत में राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, संवैधानिक विकास, ठीक है, गवर्नर जनरल हो गया, कांग्रेस के अधिवेशन, दलित आंदोलन हो गया, नारीवादी आंदोलन है, ठीक है, महिलाओं का योगदान हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या पड़ा, भारत, आधुनिक भारत में सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ठीक है, इतिहास लेखन है, साहित्य है, स्थापत्य। अब देखो आप पूरे आधुनिक भारत की किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जो है ना ये वाला टॉपिक नहीं मिलता है कि आधुनिक भारत में क्या क्या सांस्कृतिक गतिविधियां रहे, ठीक है, जिनमें कला और स्थापत्य ये महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर ये कब आता था, जब हम भारतीय इतिहास की कल्चर की किताब पढ़ते थे, ठीक है, जैसे नितिन सिंघानिया आप पढ़ देंगे ना TMH पब्लिकेशन की तरफ से, तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाती थी। सांप्रदायिकता का विकास और भारत विभाजन। फिर 2 पार्ट जो है वह आज़ादी के बाद भारत के हैं, और ताजों के बाद देखिए इन्होंने फिर 3 जो है वो परिशिष्ट दे रखे हैं, ठीक है, लगभग 60 पेज में है यह। प्राचीन भारत का अलग है, मध्यकाल का अलग है, आधुनिक भारत का अलग है। क्लियर हो गई? तो ये चीजें अब आपके लिए उपयोगी बनते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यह किताब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है और ये दूसरी किताबों से किस तरह से भिन्न है, ठीक है। पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इस किताब में फैक्ट है, कंसेप्ट है, डायग्राम है, चार्ट है, सारणियां हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि नए तथ्यों के साथ में इतिहास को बहुत बारीकी के साथ में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जो परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न पर आधारित है। जैसे यहाँ पर आप देखिए पुरातत्व विज्ञान की कुछ शब्दावलियां आती है, सामान्य तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी जाती है, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, तो यह आपके एग्जाम को यहाँ पर कवर करती है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप साहित्य के संदर्भ में प्राचीन भारत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो व्याकरण के ग्रंथ हो तो इन्होंने अलग से सारणी बनाकर हाईलाइट किया है, पाणिनित्य व्याकरण के ग्रंथ हैं उनको अलग से हैं, कानून और धर्मशास्त्र के ग्रंथ है उनको अलग से यहाँ पर दिया है, राजनीति शास्त्र के ग्रंथ है तो उनको अलग से दिया है, साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र के हैं तो वो अलग से हैं, कोश ग्रंथ जो पढ़ते हैं यह अलग से हैं, कथा साहित्य अलग से शामिल किया गया है, प्रबंध काव्य, आयुर्वेद ग्रंथ, गणित की रचनाएं जो है वह अलग से हैं,
प्राचीन भारत की कुछ अन्य रचनाओं। अब देखो, सामान्य तौर पर दूसरी किताबों में हमें इस तरह का डिवाइडेशन नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता दूं स्पष्ट तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह चीज़ें देखने को मिल जाती है। अच्छा, बाइंडिंग किताब की बहुत अच्छी। अगर आप किताब की बाइंडिंग की बात करते हैं ना, तो ये देखिए इसमें धागा लगा हुआ है, धागा, जबकि और सामान्य किताबों में क्या है, चिपका दिया जाता है, लेकिन थ्रेड बाइंडिंग की गई है, इससे खुलती नहीं है किताब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़िए। तो इस तरह से इन्होंने न्यू फैक्ट का एक अलग से कॉलम दिया है, जो किताब में पेज बच जाता है टाइपिंग के दौरान। जैसे मान लीजिए इनका टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, ये हिस्सा बचा हुआ है, तो इन्होंने इसका उपयोग इसलिए कर दिया कि हम कुछ अतिरिक्त तथ्य यहाँ पर शामिल कर सकें। जेडीएम बेंगलर पर जो लिखे गए अलेक्जेंडर कनिंगम के जो पत्र थे, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया। तो एक अच्छी जानकारी है, ठीक है, होना भी चाहिए। परीक्षा उपयोगी स्मरण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छा लगता है कि यहाँ रिवाइज थोड़ा सा कर लिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने न्यू फैक्ट शामिल किया एचडी सांखलिया, हंसमुख धीरज लाल सांखलिया के संदर्भ में भी इस तरह का, क्योंकि इनका चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया था, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को अलग से हाईलाइट किया गया है। प्रमुख पुस्तकें हैं तो न्यू फैक्ट इन्होंने दे दिया है। आजकल इस तरह के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं, ईएमआरएस का हो, केवीएस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं प्राय, ठीक है। किताब मोटी आपको जरूर लग रही होगी, लेकिन इतिहास के कोई भी अध्याय को इसमें नहीं छोड़ा गया है, यानी कि इतिहास के हर पार्ट को कवर किया गया, चाहे वह एक ही पेज क्यों न हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद देखिए, जैसे मौर्य प्रशासन को इन्होंने बहुत शानदार जो है वह शामिल किया गया है, किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने ये किया है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, इन अशोक के अभिलेखों को इन्होंने प्राचीन भारत के इसमें शामिल किया है, जो परिशिष्ट है ना उसमें शामिल किया है, जबकि अगर चाहते तो उनको यहाँ पर भी रखा जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे लास्ट में जो है वो शामिल किया। ये रहा अशोक के अभिलेख, इनको अगर चाहते तो मौर्य काल के साथ अटैच कर देते तो ठीक रहता, लेकिन फिर भी ठीक है, लेखक की एक मंशा रही होगी कि हाँ, विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत का एक अलग से परिशिष्ट दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार गुप्तोत्तर काल में आप देखिएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं वाकाटों की प्रशासनिक संरचना के बाद इन्होंने सनोली कब्रगाह के बारे में जानकारी दी। सनोली कब्रगाह काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि डिस्कवरी चैनल के द्वारा सनोली पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद भारतीय सामंतवाद, सामान्य तौर पर यह किताबों में नजरअंदाज रहता है, लेकिन यहाँ पर काफी हाईलाइटेड है। अलग से अध्याय दिया गया है पूर्व मध्यकाल में भारत में सामंतवाद क्या था, यूरोपीय सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद में क्या अंतर है, सामंतवाद उद्भव विकास, राजकीय भूमि अनुदान, ठीक है, ब्रह्मदय, सामंत कालीन व्यापार वाणिज्य, महत्वपूर्ण तथ्य और नया तथ्य बुद्ध की मृत्यु को लेकर के, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, खगोल का विकास इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू कर दिया, कि वह सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो है माप तोल के पैमानों को सुनिश्चित करके उनका गणितीय चिन्हन किया जाता था, ठीक है। इस तरह से फिर इन्होंने प्रतिहार शासक भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख तक इनको शामिल किया है, ठीक है। ज्योतिष और लेखन कला है, इस तरह से भौतिक रसायन विज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है, काफी अच्छा है। विदेशी यात्रियों का विवरण, प्राचीन काल में जितने भी विदेशी यात्री भारत आए, चाहे वो मेगसनीज हो, फायान हो, हैंसांग हो, इनका विवरण इन्होंने अलग से शामिल किया है। ये अच्छा प्रयास है इनका, ठीक है। प्राचीन भारत में राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था है। इसी तरह की सिस्टमेटिक किताब जो होती है ना, वो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए मैं भी, जो मेरा कोर्स चल रहा है चंदू सर की क्लास के मंच पर, ठीक है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर अगर आप इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं चंदू सर की क्लास के मंच पर ऑनलाइन कोर्स। जी हाँ, कंप्लीट लाइव कोर्स आपको मिलेगा, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिलेगा, पुराना कोर्स नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड क्लासेज नहीं मिलेगी, बिल्कुल सीमित क्लासों में शानदार कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। जैसे अभी जून में पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उस समय मेरे 419 क्लास मैंने पढ़ाई थी, 419 क्लास में से 98 सवाल सीधे क्लास नोट्स में से आए थे। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, पूरी तरह से लाइव है, अपडेटेड कोर्स है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है ना, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो हो सकता है पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसी भी आवश्यकताएं आ जाती है कि हमें शिक्षक से बात करने का एक मौका मिले, तो हमारे कोर्स लेने के बाद आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है कि हाँ, आप सीधा मुझसे बात कर सकते हो। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 8802060952, उस पर सीधा कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। नहीं तो कोर्स बेचने के बाद जो है वो विद्यार्थी बात से शिक्षक बात ही नहीं करता है,
हमारे चंदू सर की क्लास के मंच पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य को इन्होंने अलग से महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मौर्य काल हो गया, शुंग काल हो गया, ठीक है, इस तरह से सातवाहन काल की हो गया, कुषाण काल की कला हो गई, गुप्त काल की हो गई, ठीक है, अजंता के चित्रों के संदर्भ में बातें की गई हैं, बहुत ही शानदार। ठीक है। अब देखो जो प्रांतीय इतिहास होते हैं ना, तो उससे संबंधित अलग से इन्होंने एक सारणी दे दी। ये चीजें थोड़ा सा आपको लिए किताब में काफी अच्छी बन जाती है। विजयनगर साम्राज्य की डिटेल जो है काफी अच्छी है। इसका मुझे प्रशासन मैंने कल देखा एक बार, तो काफी अच्छा लगा। एक तरीके के साथ प्रशासन को समझाया गया है। क्लियर हो गई। जैसे विजयनगर साम्राज्य का स्वरूप क्या था, इसके संदर्भ विभिन्न प्रकार के मत क्या है, तो उन सब चीजों को शामिल किया गया है। प्रांतीय कला हो गई। इसके बाद मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना, केंद्रीय स्थानीय व्यवस्था, सैनिक प्रशासन, मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी और भू राजस्व व्यवस्था, इनको भी एक अच्छे से इन्होंने शामिल किया है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की किताबों को, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को, सैन्य व्यवस्था के प्रकारों को, मनसबदारी व्यवस्था में जैसे प्रकार हो गए, जात पात के, जात और सवार का वेतन हो गया, शाहजहां के समय क्या थी, औरंगजेब के समय क्या थी, इन सबको शामिल किया गया है। ठीक है। मध्यकालीन विदेश नीतियां, चाहे वो सीमांत हो, चाहे विदेशी हो, चाहे दक्कन हो, चाहे राजपूत नीति हो, इसमें सल्तनत काल की नीति से शुरू कर इन्होंने मुगल काल की नीति तक यहां पर शामिल किया है। ठीक है। एक अच्छा नवाचार है इस किताब के माध्यम से। चलिए, आंग्ल फ्रांसीसी जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, उनको इस सारणी के माध्यम से इन्होंने बताया है। यह भी काफी अच्छा रहता है कि कभी हुआ, युद्ध कौन सा था, कब हुआ, कारण क्या रहा, संधि क्या थी और परिणाम क्या रहा। इस तरह से सवाल हमारे पूछा जाता है। नए फैक्ट में अब इन्होंने गेंडा और हड़प्पा का जो विकास है ना, उसको यहां पर शामिल कर दिया। इसको वहीं पर दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी जगह का सदुपयोग करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में जैसे विभिन्न प्रकार के अकाल आयोग बने, तो एक सारणी के माध्यम से उनको दिखा दिया गया है। ठीक है। यह एक ऐसी किताब है समग्रता के रूप में अगर हम देखें, जो फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को लेकर के चलती है, जो अपने आप में काफी अद्भुत है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और विनिमय दर है, मुद्रा संबंधी आयोग होते हैं इस तरह से। तो विभिन्न प्रकार के आयोग है, जैसे बटलर आयोग हमारे पूछा गया था, तो उसका ये रहा, बटलर समिति कब बनाई गई थी। तो इस तरह से अब जैसे इनको पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके। इसके बाद आजादी के बाद भारत, यह एक ऐसा अध्याय है जो सामान्य तौर पर हमें वर्तमान की किताबों में नहीं मिलता है। या तो आप रामचंद्र गुहा की किताब पढ़िए, गांधी के बाद भारत, या विपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, आजादी के बाद भारत, तब जाकर के ये टॉपिक कवर होता है। लेकिन वो बड़ी बड़ी किताबें हैं, इसलिए इन्होंने लगभग 40 पेज में इस टॉपिक को कवर किया है। 2 भाग रखे हैं। भाग पहला है जिसमें देशी रियासतों का एकीकरण, स्वतंत्रता पश्चात की विभिन्न समस्याएं और संविधान निर्माण यहां पर शामिल किया गया है। आप देखिए यहां पर। ठीक है। फॉन्ट साइज भी अच्छी है। थोड़ा सा एक चीज देखने को मिली कि आधुनिक भारत के जो फॉन्ट है ना, वो प्राचीन भारत की तुलना में थोड़े से छोटे लग रहे हैं। कोई पॉइंट का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, आम चुनाव 2000 ईस्वी के पूर्व, प्रथम, द्वितीय, तीसरा, पांचवा, क्या पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या आई थी, मूलभूत बातें जो आपके लिए चाहिए, क्या क्या तकनीकी सुधार हुआ हमारे देश में। इसके बाद बात करते हैं परिशिष्ट की। प्राचीन भारत का पूरा एक अलग से परिशिष्ट इन्होंने दिया है। क्या बात क्लियर हो गई। तो ये बात, जैसे बोधि वृक्ष है, इसके संदर्भ में बार बार सवाल पूछा जाता है। अब ये जैसे वेद हो जाते हैं, तो उनके उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, इन सब चीजों की जानकारी। शब्दावली का अलग से पूरा चार्ट दे दिया इन्होंने। ठीक है। कुछ अभिलेख दे दिए। प्राचीन भारत में लेखन कला क्या थी, उसके संदर्भ में ज्ञान यहाँ पर दिया है। पेपर क्वालिटी भी इन्होंने बहुत अच्छी रखती है, इनकी बहुत अच्छी विशेषता है। ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास यहाँ पर शामिल किया है। मध्यकालीन भारत का परिशिष्ट है, विभिन्न प्रकार के शासक और उनकी कालावधि है, सुल्तान व्यक्ति, उनकी उपाधियां, यानी कि शॉर्ट नोट्स टाइप है कि हाँ यह क्या है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप है। क्लियर। चलिए, इसी प्रकार इन्होंने आधुनिक भारत को भी, मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ में आधुनिक भारत हो गया, कुछ प्रमुख व्यक्ति हो गए, नारे हो गए, कथन हो गए, उपनाम हो गए, इस तरह से। तो ये पूरे लेखक गण हैं जिन्होंने इसको लिखा है। देखो मेरे दोस्त, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी लेखक जब किताब लिखता है तो उसका वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। फिर भी हो सकता है कि पुस्तक में कुछ मानवीय त्रुटियां हो गई हो, स्वाभाविक भी है, होता भी है। हालांकि प्रथम दृष्टि से इस पुस्तक में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं लगी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पर है कि सिद्धांत की जगह ये सब दे रखा है,
जो लाइनिंग थी ये ऊपर नीचे हो गई, ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है। तथ्यात्मक गलती मुझे लगी नहीं है शुरुआत में देखने पर, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी मानवीय त्रुटियां हैं तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, ठीक है। और इस भारतीय इतिहास जो आरंभ से आज़ादी तक की पुस्तक है, लेकिन इसमें आज़ादी नहीं, सन 2000 तक के इतिहास को शामिल किया गया है, ठीक है। तो कैसी लगा आपको यह रिव्यू, हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ज़रूर एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि अब आप अगला रिव्यू जो है वह कौन सी किताब का चाहते हैं। रिव्यू कैसा किया गया है ये हमें ज़रूर बताइएगा। प्रयास रहा है एक निष्पक्ष रिव्यू करने का जो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने जो ये रिव्यू किया इस किताब का, एक एक बातें मैंने आपको बताई, बड़ी शानदार तरीके से मैंने बताई, हर उस बात पर खुलकर के चर्चा करी जो कि आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का यह समग्र ग्रंथ आपके लिए था जिसके बारे में बहुत विस्तार से परिचर्चा की। यह रिव्यू कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगला रिव्यू जो है वह कौन सी किताब पर चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरे भारत राजस्थान में एकमात्र लाइव बैच चल रहा है, ये बात याद रखना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का एकमात्र लाइव बैच चंदू सर की क्लास पर ही चल रहा है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स है। मूल रूप से ये फाउंडेशन जो कोर्स है ये असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा मेरे दोस्त याद रखना यूजीसी नेट के अलावा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। यूजीसी नेट के साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। चले, इतिहास दर्शन का बैच यहाँ पर है। इसके अलावा 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स हमारे इस चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर प्रत्येक विद्यार्थी को मिलता है 1-to-1 सपोर्ट जो पूरे राजस्थान में कोई भी नहीं देता है। इसके अलावा हमारा एक ही उद्देश्य है, तथ्यों से लेकर विश्लेषण तक, यानी कि हम इतिहास विषय में आपको फैक्ट के साथ साथ विश्लेषण की गहराइयों में भी लेकर के जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपका जो है सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।